पिछले 35 सालों से सर्व काम रखे सब कंट्रोल। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त आगरा में हैं। पीछे आपको ताजमहल दिख रहा होगा। हम यहां से आपके लिए पेश कर रहे हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट कि आगरा के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। और ये ग्राउंड रिपोर्ट हम ला रहे हैं सर्वकॉन के एसोसिएशन के साथ। आगरा में 7 मई को पोलिंग होनी है और यहाँ के लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, यहाँ क्या चर्चा है, उस पर यहाँ के ही लोगों से हम बात करते हैं। पीछे ये तस्वीर देखिए, आपको ताजमहल नज़र आएगा और आप समझ लीजिए अब तो ये शहर इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है नहीं। हम आगरा में हैं और आगरा में आगरा वालों से समझना चाहते हैं कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। वैसे मुद्दों पर हम बात करेंगे, पर इस शहर को लेकर के 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था जब वो प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे। और उन्होंने कहा था कि विश्व में भारत की पहचान है ताजमहल, और इस शहर में एयरपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो आगरा वालों को उम्मीद जगी कि बीजेपी सरकार आएगी तो एयरपोर्ट बन जाएगा। अब उस बात के, उस बयान के 10 साल हो गए हैं। आगरा वालों को एयरपोर्ट नसीब नहीं हुआ और एयरपोर्ट बन गया जेवर के नज़दीक, यानी अगर आप कहें तो नोएडा और आगरा के बीच की लगभग समझ लीजिए कि अगर आप जेवर लैंड करते हैं तो आगरा आने में आपको 1.25 घंटे लगेगा। तो अब लगभग आगरा में एयरपोर्ट बन जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। और भी चुनावी मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भले ही कुछ भी कहा जाता रहो कि वो बाबर की औलादें, औरंगज़ेब की औलादें, फलाना ढिमकाना, मुग़लों को जितनी गाली दे दी जाए, लेकिन जब विश्व में बात आती है तो पहचान ताजमहल है। और आप जब G20 जैसा बड़ा सम्मेलन करते हैं तो आगरा उसका एक बड़ा केंद्र होता है। आप ताजमहल को शोकेस करते हो, बाकी नीचे जो बोले तेजो महले वगैरह 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 वगैरह। अब यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे कुछ अच्छे बड़े पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल शर्मा है। यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा करके हम ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सर, 2014 के उस बयान का जिक्र किया प्रधानमंत्री का हमने। सिविल सोसाइटी से हैं आप, आपसे तमाम सवाल हैं जो समाज के एक बौद्धिक व्यक्ति या समाज का आईना देख करके दिखाने वाली बात आपसे हम करेंगे। एयरपोर्ट, बहुत इच्छा थी आगरा वालों की कि यहाँ एक एयरपोर्ट बन जाए इंटरनेशनल, वो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों को वादा किया था 2014 में, अभी तक नहीं हुआ है। पहले तो सिविल एनक्लेव जो आगरा का है वो इंडियन एयरफोर्स के कैंपस के अंदर है, क्योंकि उसमें फ्री एंट्री नहीं है। और 2012 में मायावती जब सरकार थी तो उन्होंने बाहर शिफ्ट करने का पूरा प्लान बना लिया था, जगह वगैरह सब ले ली थी। हमने उसी को लिया। पहले 23 हेक्टेयर जगह ली गई और उसके बाद प्रोसेस जब चालू हुआ तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 2023 जनवरी में इनफैक्ट 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। तो देयर इज़ नो इशू ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, उसको प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन में डाल दिया। वो एक भ्रमक था, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर जब हम लोगों ने ज़्यादा प्रेशर किया तो खबर आई कि 92 एकर्स लैंड और एक्स्ट्रा चाहिए। वो पूरा डिले टैक्टिक्स था कि जेवर को कैसे भी सबसे पहले जेवर को स्टार्ट करना है। अगर आगरा का एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो हु विल लैंड एट जेवर, बिकॉज जिसको आगरा आना है वो आगरा में ही लैंड करेगा। अभी स्थिति ये है कि उन्होंने टेंडर फ्लोट किया था और टेंडर के जो बिड किए थे उसके रिप्लाईज भी आ गए, लेकिन मार्च तक वो टेंडर अभी तक अलॉट किसी को नहीं हुआ है। और जो 92 एकर्स लैंड जो उन्होंने आगे ली है उसका भी उनके पास क्लैरिटी नहीं है। हमने उनसे पूछा था कि जब आपने इतनी बड़ी लैंड ली है तो कार्गो भी बनाएंगे, क्योंकि कार्गो अगर नहीं होगा तो कोई भी एयरलाइंस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा। तो उनका जवाब आया कि अभी कार्गो बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो इट्स क्लियरली लुक्स के ये सेंटर डिले टैक्टिक कर रहा है उसको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो जगह 92 एकर्स जो उन्होंने मांगी थी वो ख़रीद के उसको दे दी है। तो इट इज़ व्हाट वी क्लियरली फील इज़ के जेवर को प्रमोट करने के लिए ज्यूरिक इंटरनेशनल
एयरपोर्ट जिसको वो अलॉट किया गया है ज्यूरिक, पूरा उसको बेच दिया गया है। दे आर ऑल्सो प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन डिलेइंग दी आगरा का जो सिविल एनक्लेव है। मतलब आप लोगों को वादे करते हैं, ये है फाइल इधर उधर, मतलब अभी तक नहीं है। क्या ये इलेक्शंस में आप लोगों के लिए एक मुद्दा है? ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा था। जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हमने परमिशन मांगी थी कि हम धरना देना चाहते हैं, लेकिन हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी। लेकिन हमारी जो बात हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो मीडिया ने काफ़ी कवर किया। वोट 5 साल में एक बार मौका आता है कि अगर आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, धरना तो देने से पुलिस रोक सकती है, पर वोट देने से आपको रोक नहीं सकती। क्या वोट के ज़रिए आप लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कि नहीं? करेंगे प्रोटेस्ट, हम लोग वोट के जरिए करेंगे प्रोटेस्ट। करेंगे वोट के जरिए प्रोटेस्ट। ये दिल में आप लोगों के आ गई है बात कि शहर में काफ़ी लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि एयरपोर्ट एक बेसिक नेसेसिटी है जिसको कि जानबूझ के डिले किया जा रहा है। तो दे कैन बी सरप्राइजेस फॉर बीजेपी फॉर द रूलिंग पार्टी सरप्राइज हो सकता है, इनको लगता है। मैं और बात करूंगा, पहले एक राजनीतिक बात, फिर संदीप जी हैं। संदीप जी के इस शानदार होटल पे हम खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें अलाउ किया शूट करने का। और अगर आप लोग आगरा आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस होटल में आएँ और ये यहाँ से व्यू लें। और संदीप जी से बात करेंगे होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी के बारे में। पहले हमारे पुराने सहयोगी नसीम हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं यहाँ के, और हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं एनडीटीवी के ज़माने से। नसीम जी, इस बार आगरा में क्या माहौल, क्या मुद्दे? पोलिंग परसेंटेज अभी तक बहुत कम रहा है। तीसरे फेज़ में 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है। मंगलसूत्र वाले बयान की चर्चा है यहाँ पे, कुछ माहौल बना, कुछ पीएम ने बोला, उसके बाद कुछ बड़ा माहौल कि यहाँ ठंडा पड़ा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब 2014 के हम चुनाव की बात करें, जब 2014 में जो लोकसभा का इलेक्शन था, तब हमने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको कवर किया था। उस समय वो पीएम कैंडिडेट थे। तो उसी कोठी मीना बाज़ार ग्राउंड में मोदी जी ने बहुत सारे आगरा के लोगों से वादे किए थे। लेकिन जब हम जनता के बीच में गए तो लगता नहीं था कि वो वादे, उस समय तो लगता था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो डैम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल स्टेडियम है, बन जाएगा आगरा को। तो अगर ये 3 चीज़ें आगरा में बनती तो आगरा के लिए बड़ा फ़ायदे का सौदा था। लेकिन वो लोगों को लगा कि ठग गए हम तो। 2 टर्म की सरकार चली गई, तीसरे बार फिर से वो उन्हीं मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं बीच में। लेकिन मैंने मोदी जी को 4 बार कवर किया है। इस बार जो हाल ही में आगरा के कोठी बाजार में मोदी जी का भाषण था, उस भाषण में मोदी जी के भाषण से लगा मेरे को कि वो जोश नहीं दिखा। मेरे को उस समय जोश था उनके अंदर, वो जोश नहीं था। कई बार लगता था कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। 2 बार पानी भी पिया उन्होंने। तो लास्ट में मोदी जी जब जनता के बीच में थे तो मोदी जी मंगलसूत्र की बात ले आए, बोले कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं आपकी प्रॉपर्टी उनको दे दी जाएगी। इनडायरेक्ट वे में वो कटाच करने लगे। तो पब्लिक जो है समझ रही है, मुद्दे आगरा के वही हैं, मुद्दे ख़त्म नहीं हुए, मुद्दे वही हैं जो आगरा की जनता 10 साल पहले 15 साल पहले उसको लेकर बात कर रही थी। मुद्दों का हल नहीं हुआ है अभी तक। आगरा, हम जहाँ खड़े हैं, आगरा जो कि है बेसिकली टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है। एक साल में 70 लाख टूरिस्ट आता है, 7 लाख विदेशी आता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है। इतनी लंबी फेरिस्त है टूरिस्ट की। छोटे बड़े हज़ारों होटल्स यहाँ आगरा में हैं, सब उसी पे चलते हैं। लेकिन आज तक जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बने हैं ना, कभी भी किसी ने इस टूरिज़्म की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वादे करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई है जिससे कि यहाँ पर उद्धार हो सके इंडस्ट्रीज़ का। अब देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए आगरा में, चला गया वो जेवर में। भाई जेवर में कुछ है नहीं। अब जब हम पूरे वर्ल्ड में कहीं जाते हैं तो जब इंडिया का जिक्र होता है, ताजमहल का जिक्र होता है। मोदी जी ने खुद, मुझे ध्यान है, जब 2014 की स्पीच में मोदी ने इस तरह से कहा था कि अरे ताजमहल का शहर है, इंटरनेशनल शहर है। जब हम बाहर जाते हैं तो जिक्र होता है आगरा का और ताजमहल का। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, हम बनवाएंगे। 10 साल लोग समझते रहे। अनिल शर्मा जी जो उनकी सिविल सोसाइटी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। संदीप अरोड़ा जी होटल इंडस्ट्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों से ही बातचीत होती है, लेकिन मुद्दे तो वही हैं, लेकिन मुद्दों का हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। क्या माहौल है? क्योंकि बीजेपी ने तो पिछली बार, मतलब 2019 में तो क्लीन स्वीप ही किया इस पूरे मंडल को। और बात करें, चाहे फिरोज़ाबाद भी जीती, आगरा भी जीती, फतेहपुर सीकरी भी जीती, बगल में मथुरा भी जीती। इस इलाके को तो मोदी जी के नाम पर लोगों ने भर भर के वोट दिया। सर, ये जो बात कर रहे हैं आप 2019 की, उस समय एक लहर थी, मोदी लहर। वो लहर इस बार नज़र नहीं आ रही है। जो आगरा की 2 सीटें, आगरा सुरक्षित, आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के अंदर जो एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, जो पूर्व एक आर्मी मैन हैं,
वो एक जनता के बीच में जा रहे हैं। वहाँ इस बार क्या हुआ है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसने एक रामनिवास शर्मा जी को टिकट दे दिया है वहाँ से, तो थोड़ा ब्राह्मण उस तरफ जा रहा है। रामनिवास का ठाकुर है, ठाकुर बोर्ड उस तरफ जा रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो फतेहपुर सीकरी के बीजेपी के विधायक है चौधरी बाबूलाल, उनका बेटा है चौधरी रामेश्वर चौधरी, बीजेपी के विधायक वो हैं। बीजेपी के विधायक, उनका बेटे अब विद्रोह में उतर आए हैं, दोनों बाप बेटे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस सबसे जो नुकसान हो रहा है वो राजकुमार चाहर को हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है वहाँ से। तो वहाँ जो लड़ाई है वो बीजेपी और सिकरवार यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। आगरा में क्या हुआ है कि आगरा में एसपी सिंह बघेल हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार वो जलेसर से लोकसभा सांसद रहे हैं समाज पार्टी के थ्रू, बसपा में राज्यसभा सदस्य रहे हैं, इस बार बीजेपी से हैं। तो बसपा में जो कैंडिडेट की बात है, चाहे इंडी गठबंधन की बात हो चाहे वो बसपा की हो, बसपा ने कैंडिडेट उतारा है वो बाहरी प्रत्याशी है, पूजा अमरोही को उतारा है। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुरेश चंद्र करदा में जो सन 2000 में बीएसपी के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़े थे, यहाँ पर 2nd नंबर पे आए थे, उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वोट का विभाजन, क्योंकि सबकी निगाहें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, सबकी निगाहें मुस्लिम वोट पर है। मुस्लिम वोट क्या है, मुस्लिम वोट जा रहा है गठबंधन की तरफ, जैसे बात हो रही है। तो उस हिसाब से बीजेपी की यहाँ से पूरी जो एसपी सिंह बघेल है बिल्कुल वो सुनिश्चित बैठे हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि एंटी मोदी वोट डिवाइड हो रहा है। यानी दलित जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दलित हैं तो वो आगरा में है, और वो सपा और बसपा में डिवाइड हो जाएंगे, मुसलमान भी डिवाइड हो जाएगा, और बीजेपी का कोर वोटर को आसानी है इस सीट पर। एसपी सिंह बघेल बड़े सुनिश्चित है कि आसानी से बैठे। लेकिन हाँ, लड़ाई जो है वहाँ फतेहपुर सीकरी में लड़ाई है, फतेहपुर सीकरी में तगड़ी लड़ाई है सिकरवार और राजकुमार चाहर के बीच में। राजकुमार चाहर के बीच। ठीक है, संदीप जी के पास आते हैं, फिर हमारे और 2 साथी हैं। संदीप जी अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप अरोड़ा है, मैं यहाँ आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। संदीप जी, आगरा तो मतलब कहीं चले जाइए और मतलब दिल्ली से ज़्यादा लोग आगरा को याद करते हैं, क्योंकि ताजमहल पीछे आपके नज़र आ रहा है। ताजमहल भारत की एक पहचान है। आपको लगता है कि 10 साल में, क्योंकि चुनाव है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये 10 साल में टूरिज़्म इंडस्ट्री बेटर हुई है आगरा की? आप लोगों के लिए हालात बदले हैं, या फिर हालात बदले ना बदले आगरा की जनता मोदी जी के साथ में? देखिए, 2 सवाल आप मिक्स कर रहे हैं। आराम से बताइए। हालात बदले के नहीं बदले, शायद ख़राब हुए हैं। आगरा की जनता मोदी जी के साथ है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने वोट का मालिक हूँ। लेकिन ये चुनाव बताएगा कि सबके हालात ख़राब हुए हैं या केवल ट्रैवल ट्रेड के हालात ख़राब हैं। ये हमें भी देखने की प्रतीक्षा में है, हम भी देखना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि ट्रैवल ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान केवल इस वजह से हुआ कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, नियमों में स्टेबिलिटी की। ओवरनाइट नियम चेंज होंगे तो हमारा जो व्यापार है वो केवल आसपास के लोगों पर नहीं डिपेंड है। हमारा जो पर्यटक है, जो दुनिया से जब चलता है, यूरोप से चलता है, जापान से चलता है, इंग्लैंड से चलता है, तो वो 6 महीने पहले प्लान करता है। उस समय जो नियम, जो कायदे, जो खर्चे, जो व्यवस्थाएं वो प्लान करता है, रिसर्च करके बनाता है। वो जब तक यहाँ पहुँचता तब तक 3 बार वो योजना बदल चुकी होती है। और ये किसी भी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण तत्व है कि कोई भी व्यापार, मैं अपने व्यापार की बात बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप कोई इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो आप उसके लिए 10 साल की प्लानिंग करते हैं। आप पूरी व्यवस्था बनाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, नियम क्या होंगे, हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, यूनिट को कैसे चलाएंगे, कहाँ जाएगा पैसा, कहाँ से आएगा, कैसे बटेगा, सब चीज़। लेकिन जब बहुत जल्दी आप नियम बदलते हैं, बहुत जल्दी आप व्यवस्थाएं बदलते हैं, तो उससे हर एक के मन में एक डर है। हमें नहीं पता कि कल सुबह क्या नियम होगा। जब हमें हमारी करेंसी का भरोसा नहीं तो नियम तो बहुत बड़ी बात है। तो हर आदमी सहमा हुआ है। तो अब हर आदमी केवल छोटे पीरियड के निर्णय ले रहा है, लंबी प्लानिंग कोई नहीं कर रहा। उसकी वजह से व्यापार बैठे। टूरिज्म में कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? टूरिज्म इंडस्ट्री में टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या अभी क्या अपडेट है? देखिए, टूरिज़्म तो खराबी स्थिति में है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें चाहिए, एक तो बात यह है कि हमें अंबानी अडानी के स्तर की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, नीतिगत व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। हमें तो केवल जो बेटरमेंट की या जो डे टू डे प्रोसेस में आपको जो अच्छी चीज़ें चाहिए, जो माहौल चाहिए, हमें केवल उतना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें, टूरिस्ट आता है, अगर वो ताजमहल में 6 घंटे व्यवस्थागत परेशान सिस्टम में उलझ के केवल ताज देखेगा तो वो दूसरे मोनूमेंट्स कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा। इतना पैदल चल रहा है कि वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नहीं चल सकते। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ताज के अब दीदार करने के लिए? टोटल आप ताज से उतर के और वापसी जाने तक जाएं तो मेरे ख्याल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। इतनी गर्मी में आप सोच के देखिए कि आप कैसे चल सकते हैं। उसके बाद जो उसमें सिस्टम में और जो लोग हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, वो हैसल अलग।
आप कैसे घूमिएगा, कैसे जाइएगा? आप दूसरा मोनूमेंट नहीं घूम सकते, फिर कॉस्टली, इतना महंगा हुआ, हर चीज़ पे हमने धंधा बना लिया। आज कमाल बात यह है कि आगरा में कोई एक ऐसी सरकारी जगह नहीं है जहाँ से ताजमहल मुफ्त में देख पाएँ। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में और विदेश में सब जगह गरीब भी बसते हैं। नहीं, ये सब सारी चीज़ें हैं, पर फिर वही बात है ना, 5 साल में आप लोगों के पास एक बार मौका आता है कि आप जैसे भाई साहब ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे, प्रधानमंत्री आए तो पुलिस ने हमें वो करने नहीं दिया। फिर अंत में तमाम लोग हैं, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, सिटिंग सीएम को जेल डाल दिया, या अग्निवीर योजना ले आए, या कोरोना में वो आप लोगों को सुविधाएँ नहीं मिली, तो वो 5 साल में एक बार मौका आता है। तो उस मौके पर आप लोग क्या करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हमारे ट्रेड के लोग बहुत सजग हैं, और दूसरी बात है कि हमारे ट्रेड के लोग छोटा व्यापार नहीं करते, इंटरनेशनली अवेयर हैं। उन्हें यहाँ से लेके और एक छोटी सी घटना का क्या इम्पैक्ट जाता है वो भी पता है। तो निश्चित रूप से वो अपने बेटरमेंट के लिए वोट करेंगे। वो कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बेटर जानते हैं। इसमें मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझ सकता हूँ उस बात को। आपका नाम बताइए। इकबाल खान। इकबाल भाई, आप पत्रकार हैं, यहाँ माहौल क्या है? और आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। आगरा इतनी बड़ा हब है, इतना बड़ा शहर है, ताजमहल है, यहाँ फतेहपुर सीकरी है, यहाँ सब कुछ है, एक व्यापार भी है, लेदर इंडस्ट्री भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, और उसके अलावा यहाँ लोग पॉलिटिकल भी हैं। 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से जनता जिता के भेजती है। इस बार भी आगरा में प्रचार करने आए। इस बार कुछ माहौल है, या फिर लगता है वो लहर चलती आ रही है? इस बार भी लोगों को लगा कि इस बार 400 पार दे देते हैं मोदी जी को। देखिए सौरभ, मैं बताऊंगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने कहा कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, सारे के सारे विधायक बीजेपी के हैं। 9 सीटें हैं ना यहाँ? हाँ, 9 सीटें। 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं। जो सांसद हैं फतेहपुर सीकरी और आगरा, वो भाजपा के हैं। उसके बाद भी आगरा विकास के लिए तरस रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि आप केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। उसके बाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात सभी लोगों ने कहा, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका भाषण दिया था, कहा था, लेकिन वो जेवर चला गया। सिविल इनक्लेव भी अभी तक नहीं यहाँ पर बन पाया। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हुई थी, वो भी अभी तक नहीं आया। बैराज एक यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है बैराज का, वो भी यहाँ पर आज तक नहीं बन पाया, क्योंकि आगरा एक टूरिज़्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यहाँ पर है। मतलब मैं बताऊँ, आगरा एक ऐसा शहर है पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा 5 स्टार अच्छे ग्रुप्स के होटल्स हैं। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी शहर में इतने होटल्स नहीं हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या मिल रही हैं? कुछ नहीं मिल रही हैं। अब जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है आगरा के अंदर, वो नाइट स्टे, यहाँ पर नाइट होल्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अब तक सारे विधायक हमने आगरा वालों ने सरकार को दे दिए, सांसद दे दिए, उसके बाद भी आज टूरिस्ट आगरा में नाइट स्टे नहीं करता। वो या तो जयपुर निकल जाता है या आगरा सेम डे दिल्ली चला जाता है। एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तीसरी चीज़, अगर माहौल की मैं बात करूं, वोट की बात करूं, तो और पूरे देश का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आगरा का वोट लोग अपना वोट की चोट करेंगे, वो देखना होगा कि क्या करते हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोसजनक है कि इतने विधायक, सरकार, सब कुछ, इससे ज़्यादा पावर मुझे नहीं लगता कि कभी एक शहर को मिल सकती है कि सारे के सारे विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, केंद्र में सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है। उसके बाद भी अगर हमें विकास, एयरपोर्ट, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा, तो एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है आगरा की जनता को इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। सोनी साहब इधर आइए। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, थोड़ा सा मैं खुल के सवाल पूछता हूँ। मेरी लिमिटेशंस हो सकती हैं आपके साथ, आपसे भी एक सवाल मैं पूछूंगा। आप ये बताइए कि इस चुनाव में 370 हट गया, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। हमने राम मंदिर बनवा दिया, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, बन भी गया। यूसीसी ला रहे हैं, सीए ले आए हैं। बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट कर रही है कि भगवान राम की मूर्ति के साथ कि 1 वोट भगवान राम के नाम। क्या इस बार इन सब मुद्दों पर बीजेपी को वोट मिलेगा? आम लोगों के जहन में क्या है? या फिर उनको दूसरी मुद्दे हैं कि भाई 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, एयरपोर्ट बन जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए आ गए, या पेट्रोल डीजल के दाम अब की बार मोदी सरकार? ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं, या फिर हिंदू मुसलमान बन के हम लोग वोट कराएंगे जाके कि नहीं ये हिंदुओं की सरकार है, मुसलमान औकात में है अपनी? देखिए सौरभ, चाहे सीए हो खुल के बोलिए, या जो आप आपने पत्रकार हैं, इसीलिए मैंने जितने भी आपने मुद्दे बताए अभी तक, ये सिर्फ एक जाति के लिए है। जहाँ तक मुझे लगता है ये अभी तक सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बताए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में सर्वधर्म का इंसान यहाँ मौजूद है।
यदि उन्हें मुद्दों पर अगर मान लो 10 साल से उनकी सरकार है, तो आज वोट हिंदू या मुस्लिम के नाम पर क्यों मांगा जा रहा है? वोट डेवलपमेंट के आधार पर भी तो मांगा जा सकता है। इतनी बड़ी चुनावी सभा में वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? वोट देते आए हैं उस मुद्दे पर लोग, उस मुद्दे पर वोट देते आए हैं लोग, तो उनको समझ में आ रहा है कि उनको वोट क्यों पड़ेगा। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए ना, समझ रहे हैं लोग। लोगों को समझना चाहिए। अगर हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है क्या ये? यदि हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है तो ऐसे में सभी धर्मों के लोगों का भविष्य क्या होगा? आज जो बच्चे छोटे हैं उनके दिमाग में क्या घुसेड़ा जा रहा है? ये पार्टी द्वारा कहो या फिर सरकार द्वारा कहो कि क्या घुसेड़ा जा रहा है। अगर एक जो आज की डेट में अगर मान लो जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ जाएगी, अगर मान लो वो स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी बच्चे हैं, तो क्या वो आपस में एक दूसरे के बारे में किस तरह की विचारधारा रखेंगे? अच्छा, ये यहाँ पर एक और मुझे ये आपने बोली है बात, तो बड़े आदर्श बात बोली आपने कि ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग प्रेज पढ़ते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, फिर मतलब वंदे मातरम, सब सारी बातें ठीक हैं। पर फिर अंत में मतलब फिर जा करके यार जो भी कहो यार, मोदी ने ना यार इनको सबक तो सिखा दिया, मियाँ को टाइट कर रखा है इन लोगों को। अगर हम ये बात होती है, मैं तो आम आदमी तरफ सवाल पूछता हूँ भैया, ये वाली बात होती है तो मैं भी आपको आम आदमी की तरह जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इधर भी क्या हो रहा है कि जितने भी अपराधी, अगर बुलडोजर चल रहा है तो किसके घर पर चल रहा है? किस हिंदू के घर पर चल रहा है? रेशियो क्या है अगर बुलडोजर? और ये बुलडोजर चलाने वाली टेक्निक कहाँ से आई? ताली बजती है बुलडोजर पे, तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर छोटा बुलडोजर चल रहा है, फिर बुलडोजर का प्रचार हो रहा है। ये तो सरासर तानाशाही है। खैर, ये तो सरासर तानाशाही है। आगरा में 2 सांसद भी हैं, 9 विधायक भी हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महापौर बीजेपी हैं, यहाँ के महापौर। बढ़िया, आगरा का सौभाग्य देखिए, यहाँ के 9 सीटों पे विधायक बीजेपी के, यहाँ के महापौर मेयर बीजेपी के, यहाँ के सांसद बीजेपी के, तो मतलब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ डबल इंजन की सरकार में हर डबल इंजन की सरकार में हर तरीके का ईंधन भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अफसोसजनक बात सिर्फ यही है, उसके बाद भी विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। आज की डेट में आगरा में जिस दिन इंसान ना, मुझे तो ये लगता है सर, आइए मैं पूरी बात करूंगा आपसे, आप बोले फिर मैं बोलूं। लेकिन आज की डेट में आगरा में ऐसे सब्जी वाले भी आपको मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। आज उनको ग्रेजुएशन करने के बाद सब्जी बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों का इस सरकार में क्या भविष्य है? ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा होता है? हिंदुओं की सरकार है, कैसी बात करते हैं सर। मैं थोड़ा सा चुटकी ले लेता हूँ। हमेशा यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ 9 विधायक बीजेपी के, मतलब 2022 में एक विधायक नहीं दिया अपोजिशन को। बीजेपी को लगता है कि एक तो उनका जो कार्ड है, हिंदू मुस्लिम कार्ड है, जो पीएम ने खुद ही बोल दिया, मंगलसूत्र वाला बयान, तो उसके बाद तो बचता नहीं है कुछ, कहूँ मैं, मुझे कोई झक नहीं है बात कहने में। दूसरा, उनको लगता है मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो मतलब मैनेज हो गया सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगता है कि वोटिंग जब करने जाते हैं हम लोग, तो फिर हम भूल जाते हैं सारे मुद्दे पे, लगता है कि चलो हिंदू बन के वोट दे दो। देखिए, ये जो बीजेपी की आईटी टीम है, उसने ये पढ़े लिखों के दिमाग में भी भर दिया है कि हिंदू मुस्लिम का। अगर प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो जागरूक सिटीजन्स हैं वो शायद इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि आगरा में जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट और उसके नहीं है, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो हमारे राजकुमार चाहर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फतेहपुर सीकरी थे, वो जल शक्ति मिशन की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है 24 एमपीज़ की, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं, उसके वो मेंबर थे। और हमने यहाँ सर्वे किया कि यमुना के अलावा भी जो यहाँ पे नदियाँ हैं, खारी नदी जिसको बिल्कुल डेड हो गई है, उटंगन नदी जो बिल्कुल डेड हो गई है, उसके सर्वे करके हमने उनको दिए, उनसे कहा, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया।
वो जो क्लेम किया जा रहा है, जैसे अभी बताया गया कि मोदी जी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट जब वो आगरा आए थे, जिस हिसाब से 2 बार वो 3 बार पहले आए बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे, वो इस समय कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसलिए उनका जो प्लान था वो ये था कि भाई हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और ये सारी चीज़ें थी जिसको वो सेंटिमेंट से हिट करना चाहते थे। और आप प्रैक्टिकली अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग ये सारी चीज़ें लेने के बाद भी अल्टीमेटली सेंटिमेंट्स पे ही वोट देते हैं, जो नॉर्मल है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, वो इस बात पे बिल्कुल एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से वो वोट देते हैं। तभी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको काफ़ी वोट मिलता है आगरा में। ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं के अलावा लेकिन वोट मिलता है उनको। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये दिल के करीब वाला मामला है और हमारा नहीं है, हम सब हिंदू सुरक्षित हैं वगैरह, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को बनाती हैं हमारे हिंदुस्तान की नदियाँ, हमारी गंगा जी, हमारी यमुना जी। हम जी लगाते हैं, नदियों को पूजते हैं। हमारी सिंधु नदी, हमारी सतलुज नदी, हमारी केन बेतवा, हमारी नर्मदा, माँ रेवा कहते हैं, आरती करते हैं। यमुना जी की आरती यहाँ भी होती होगी, लेकिन जो यमुना के हालात हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और आज यमुना के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपके शहर में भी तो है यमुना। सर ये मुद्दा बिल्कुल है और बड़ा मुद्दा है, और अनफॉर्चुनेट है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो सारे काम यहाँ के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जा के उनसे आदेश कराने की कोशिश में जुटे हैं। लगातार ऐसे आदेश कराए जा रहे हैं। दूसरा अनफॉर्चुनेट है कि कोटेशन मुझे कुछ याद आती है हल्की सी, कि जिन शहरों के लोग अपने स्रोतों को छोड़कर वैकल्पिक स्रोतों पर, पानी के स्रोतों पर अगर जिंदा रहें तो वो शहर दुर्भाग्यशाली होते हैं। हमारे पास नदी है, हमारे पास कीठम का रिजर्वायर है, जैसा अनिल सर ने बताया, हमारे पास और 2 स्रोत भी हैं, छोटी नदियां भी हैं। हम उनका ध्यान ना करके हमने क्या किया, हमने एक बड़ी योजना बनाई कि हम गंगा जल से पाइप से पानी लाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है सर। हमारे पास पानी है, और मैं आपके चैनल से एक डिमांड करना चाहता हूँ कि शायद वो यहाँ से जाए और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। आप, मेरी डिमांड ये है कि ताजमहल को एक प्रदेश, एक यूनिट मान के इसके हिस्से का पानी छोड़ा जाना चाहिए। लगातार समय अंतराल पर अगर वो पीछे से अपने जो डैम इन्होंने लगाए हुए हैं, जो बैराजेस में पानी रोका हुआ, अगर वो थोड़े थोड़े समय अंतराल पर पानी छोड़ते रहें तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। हो ये रहा है कि अगर आप हथनी कुंड से जोड़िए तो यहाँ तक 4 या 5 बैराज हैं, पानी पीछे से आता है, वो सारा वहाँ रुका है। और उन शहरों का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट या जो शहर का गार्बेज है वो हमारे यहाँ तक आता है। नाले का पानी, सीधे नाले का पानी और शहर का मलमूत्र, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब भी जहर जो है वो आ रहा है। हम उसको स्टोर कर रहे हैं। अगर हम बैराज की बात भी करते हैं तो हम स्टोर करेंगे क्या उस बैराज में, उस जहर को? हमने पानी के जो ज़मीनी स्रोत थे हमने वो ख़राब कर लिए इस चक्कर में। ये समझने की बात थी। ये सरकारों को खूब समझ में आता है क्योंकि उनके पास संसाधन है, और मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर हमारे जैसे लेमैन को ये जानकारी है तो सरकारों को ये जानकारी नहीं होगी। यही वजह है कि ये मामले कोर्ट तक जा रहे हैं। दूसरा एक बात और भी है कि ये काम सरकार के पास फंड है, वो ये काम खूब कर सकते हैं। मुझे लगता है केवल इच्छा शक्ति का अभाव है कि नाले भी टैप नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए कोर्ट ऑर्डर दे के थक गई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एनजीटी ऑर्डर, उसके बावजूद अगर सरकार नहीं चेत रही है तो फिर इसके लिए तो मुझे लगता है कि केवल वोट की चोटी बचती है। सुन लिया आपने आगरा वालों की बातें और राजनीतिक बात की, आगरा वालों की बात करी, यमुना की बात करी। यमुना मुद्दा नहीं है, किसी चुनावी रैली में सुन लीजिए यमुना के बारे में बात कर रहे हो। और बाकी हिंदू खतरे में है, मंगलसूत्र, मुसलमान, सब आ गया। अरे यमुना तो माँ है, उसकी तो आरती करते हैं हम लोग, उसका पानी पीते हैं हम लोग, फसलों को सींचा जाता है उनकी नहर से। तो अंत में यमुना मुद्दा नहीं, गंगा मुद्दा नहीं, मुद्दा है मुसलमान, मंगलसूत्र, मछली, न जाने क्या क्या। निर्णय आपको लेना है। बाकी हमने तो मंच दिया है यहाँ के आगरा के लोगों को, और अच्छा फील गुड करवा देते हैं। पीछे ताजमहल दिख रहा है, पर ताजमहल के साथ साथ वहाँ के लोगों की भी चर्चा सुनवानी ज़रूरी थी, जो हमने आपको सुनाया। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।